Good morning students, myself Dr. Chanda Keswani, Associate Professor, SPC Government College अजमेर। आज हम BA पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन में शीत युद्ध कोल्ड वॉर पर चर्चा करने जा रहे हैं। कोल्ड वॉर मीनिंग, कॉसेस एंड इम्पैक्ट। शीत युद्ध अर्थ, कारण एवं प्रभाव। अगर हम ये देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उसके बाद वर्ल्ड जो है वो दो गुटों में बट गया था। एक गुट तो था संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और दूसरा गुट जो है वो यूएसएसआर था, सोवियत संघ, जिसका विघटन हो चुका है। तो इन दो गुटों में आपस में शीत युद्ध हुआ। ये शीत युद्ध युद्ध नहीं है, अर्थात ये गर्म युद्ध नहीं है। ये युद्ध ना होते हुए भी युद्ध को बनाए रखने की एक कला है। अगर मैं ये कहूँ कि एक वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध आदि है। क्योंकि ये युद्ध जो है ये वाक युद्ध है, जो कि कागज़ के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और प्रचार साधनों से लड़ा जाता है। इसमें प्रचार के द्वारा विरोधी गुट के देशों की जनता के विचारों को प्रभावित करके उसके मनोबल को कम करने का प्रयत्न किया जाता है और अपनी श्रेष्ठता, शक्ति और न्यायप्रियता का तार्किक दावा किया जाता है। शीत युद्ध एक प्रचारात्मक युद्ध था जिसमें एक महाशक्ति दूसरे के खिलाफ प्रचार का सहारा लेती है। ये एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध भी था जिसमें शत्रु को अकेला करने और मित्रों की खोज करने की चतुराई का प्रयोग किया जाता है। अगर हम शीत युद्ध की परिभाषा देखें तो सबसे पहले मैं बात करूंगी डॉक्टर MS राजन की। उनके शब्दों में शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिलाजुला फल है। दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का मिलाजुला फल है। दो प्रकार की परस्पर विरोधी पद्धतियों का फल है। विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है, जिसका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूरक के रूप में बदलता रहता है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। ये दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। अगर हम शीत युद्ध के लक्षण देखें तो संक्षेप में शीत युद्ध के लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं अपितु दो भीमाकार शक्तियों, सोवियत संघ और अमेरिका का संघर्ष है। दूसरा, शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था, ये वाक्य युद्ध था। तीसरा, शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियाँ व्यापक प्रचार, गुप्तचरी सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियों और प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगा हुआ है। चौथा, दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध कहा गया। पांचवा, ये गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था। छठा, इसे मस्तिष्क के युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा जाता है। इस प्रकार शीत युद्ध की प्रकृति कूटनीतिक युद्ध जैसी होती है। मैं ये कहूँ कि ये अत्यधिक उग्र होने पर ये सशस्त्र युद्ध को भी जन्म दे सकता है। शीत युद्ध ऐसी स्थिति है जिसे उष्ण शांति भी कहा जा सकता है। इस स्थिति में न तो पूर्ण शांति रहती है और न ही वास्तविक युद्ध रहता है। तो अगर हम शीत युद्ध की बात करें तो जब हम शीत युद्ध के कारणों की चर्चा करेंगे तो शीत युद्ध का पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। शीत युद्ध का कारण अगर हम देखें तो हम 1917 की बोल्शेविक क्रांति से ही शुरू हो जाता है। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना था। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 में और अमेरिका ने उसे 1933 में जाकर मान्यता दी। पश्चिमी देश साम्यवादी रूस को नाजी जर्मनी की अपेक्षा अधिक आशंका की दृष्टि से देखते रहे। पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते रहे। दूसरा है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। मैं बात करूंगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय हिटलर ने सोवियत संघ को बहुत क्षति पहुंचाई। तो उसी समय सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से ये अपील की थी कि यूरोप में नाजी फौजियों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल देने का अनुरोध किया ताकि नाजी सेना का रूसी सेना पर दबाव कम हो सके। परंतु रूजवेल्ट और चर्चिल महीनों तक इस अनुरोध को टालते रहे।
सोवियत इतिहासकारों के मत में ये देरी अमेरिका और ब्रिटेन की योजनाबद्ध नीति का फल थी, जिससे नाजी जर्मनी साम्यवादी रूस को पूर्णतः खत्म कर दे। इससे स्टालिन को ये समझने में देर न लगी कि पश्चिमी देशों की आंतरिक भावना सोवियत संघ को विनष्ट हुआ देखने की है। तीसरा, युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। अमेरिकी और सोवियत संघ के अगर हम उद्देश्यों में देखें युद्ध के, तो उसमें भी अंतर था। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था, तो पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने का डर था। ये देश सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को सीमित करने के लिए कटिबद्ध थे। इसके लिए आवश्यक था कि पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासनों की स्थापना हो, जिसके लिए स्वतंत्र निर्वाचन कराने आवश्यक थे। स्टालिन के मत में ये था कि इन देशों में स्थापित साम्यवादी सरकारें ही वास्तविक जनतांत्रिक सरकारें थीं। चौथा, सोवियत संघ के द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। याल्टा सम्मेलन 1945 में हुआ था, जो कि रूजवेल्ट अमेरिका के, स्टालिन सोवियत संघ के और चर्चिल ब्रिटेन के, इन्होंने कुछ समझौते किए। पोलैंड में दो शासन थे, एक तो सोवियत संघ के द्वारा संरक्षित लुब्निन शासन था और दूसरा पश्चिमी देशों के द्वारा संरक्षित लंदन शासन था। तो इसके स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिधियात्मक शासन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। लेकिन जैसे ही युद्ध का अंत निकट दिखाई देना शुरू हुआ, तो स्टालिन ने अपने वचनों से मुड़ना शुरू कर दिया था और उसने क्या किया, अमेरिकी और ब्रिटेन प्रेक्षकों को पोलैंड में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं दी और उसने पोलैंड में अपनी सरकार, जो लुब्निन सरकार थी, उसको लादने का प्रयत्न किया। और इसी तरह हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में भी सोवियत संघ के द्वारा याल्टा और पोट्सडाम संधियों का उल्लंघन किया गया था। सोवियत संघ ने जब इन देशों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया था और उसने अपनी समर्थन सरकारें स्थापित कर दी और सोवियत संघ की जापान के विरुद्ध में युद्ध में सम्मिलित होने की जो अनिच्छा थी और उसके मित्र राष्ट्रों को साइबेरिया में जो अड्डों की सुविधा प्रदान करने की हिचकिचाहट थी, इससे पश्चिमी राष्ट्रों का सोवियत संघ के प्रति संदेह में वृद्धि हो गई थी। और मंचूरिया में जो सोवियत फौजें थीं, उसने 1946 के प्रारंभ में राष्ट्रवादी सेनाओं को तो वहाँ प्रवेश ही नहीं करने दिया, जबकि साम्यवादी सेनाओं को प्रवेश संबंधी सुविधाएं प्रदान की और उनको संपूर्ण युद्ध सामग्री सौंप दी थी, जो जापानी सेना को हटाना चाहते थे। याल्टा समझौते के विरुद्ध की गई इन कार्यवाहियों से पश्चिमी राष्ट्रों के हृदय में सोवियत संघ के प्रति संदेह उत्पन्न होने लग गया था। इसी प्रकार सोवियत संघ के विरुद्ध जो संदेह है वो उत्पन्न होना शुरू हो गया था। अब पांचवा क्या हुआ, सोवियत संघ के द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन को स्वीकार किया था। पूर्वी यूरोप का विभाजन क्या था, ये निश्चय हुआ कि सोवियत संघ का बुल्गारिया और रोमानिया में प्रभाव होगा, उधर यूनान में ब्रिटेन का प्रभाव होगा और हंगरी और युगोस्लाविया में दोनों का प्रभाव होगा। किंतु जैसे युद्ध समाप्त हुआ, इन देशों ने बाल्कन समझौते की अवहेलना करना शुरू कर दी। सोवियत संघ ने क्या किया, साम्यवादी दल को खुलकर सहायता दी और वहाँ सर्वहारा की तानाशाही स्थापित कर दी। इससे पश्चिमी देश नाराज हो गए। छठा, ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। ये भी यही हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके दौरान सोवियत संघ ने ब्रिटेन की सहमति से ही उत्तरी ईरान पर अधिकार कर दिया था और युद्ध की समाप्ति के बाद आंग्ल अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान से तो अपनी सेना हटा दी, पर सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप ही सोवियत संघ ने बाद में वहाँ से अपनी सेनाएं हटाई। इससे भी पश्चिमी देश सोवियत संघ से नाराज हो गए। सातवां, यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। यही स्थिति यूनान में रही। 1944 में समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में हो गया था, लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ब्रिटेन की स्थिति कमज़ोर हो गई। अब ब्रिटेन ने क्या किया, यूनान के अपने सैनिक अड्डे समाप्त करने की घोषणा कर दी, तो यूनान में शक्ति शून्य हो गया। इसी यूनान में शक्ति शून्य को फिल करने के लिए पड़ोसी साम्यवादी देशों अल्बानिया, युगोस्लाविया, बुल्गारिया आदि के द्वारा सोवियत संघ की प्रेरणा से
यूनानी कम्युनिस्ट छापामारों को परंपरागत राजतंत्र शासन उखाड़ फेंकने में सहायता दी जाने लगी, जिससे कि ट्रूमैन और मार्शल योजना के तत्वाधान में अमेरिका का हस्तक्षेप किया जाना अपरिहार्य हो गया था, जिससे कि यूनान में से साम्यवादी खेमा ख़त्म हो जाना निश्चित ही हो गया था। मतलब ये चीज़ें हर जगह होने लग गई थी। सोवियत संघ ने बाल्कन समझौते की भी अवहेलना की, ईरान से भी अपनी सेना नहीं हटा रहा था और साथ ही यूनान में भी हस्तक्षेप कर रहा था, और टर्की पर सोवियत संघ का दबाव, और सोवियत संघ ने युद्ध के बाद टर्की पर भी अपना अधिकार कर दिया था और बास्फोरस में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए भी उसने दबाव डालना शुरू कर दिया था, परंतु पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध हो गए थे। अब क्या हुआ, जब टर्की पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप में वृद्धि होने लगी तो अमेरिका ने फिर सोवियत संघ को चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी आक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा और ये मामला सुरक्षा परिषद में रखा जाएगा। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बाद में इन विभिन्न गुटों में आपसी तनाव शुरू हो गया था। आज हमने ये शीत युद्ध के कारण देखे, कल और कारणों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।